गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है जी आप सभी के? कैसे हैं आप सभी लोग? गुड इवनिंग दोस्तों, गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है। कैसे हैं जी आप सभी लोग? एक बार कंफर्म करेंगे आप सभी को आवाज साफ आ रही है तो शुरू करते हैं जी सेशन को। राम राम, सभी का स्वागत है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए शुरू करते हैं जी कहानी। आपकी एक क्लास 7 से लेकर 8 बजे तक हुई थी। एक क्लास अब आपकी 10 बजे स्टार्ट हुई है। ये करीब 1 सवा घंटे की क्लास है, 1 सवा 1.5 घंटे वाली क्लास आपकी चलेगी। ठीक है, शुरू करते हैं बिना किसी और ड्यू के। हम आरबीआई की हिस्ट्री पढ़ चुके हैं। आरबीआई के जो सब्सिडरीज है वो भी हम पढ़ चुके हैं। आरबीआई के गवर्नर्स पढ़ चुके हैं। आरबीआई के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है हम वो पढ़ चुके हैं। काफी सारी चीजें हमने कवर कर ली है। रोल नंबर आप क्वेश्चन टैब में मुझे अपना डाउट भेज दें। देखिए, एक चीज मैं आप सबको बताना चाहूंगा। जनरली स्पीकिंग मैं हमेशा ही डाउट्स लेता हूं। यानी अगर मैं अपने जीवन में के 100 सेशन अगर गिनता हूं तो उसमें 90 सेशन से ऊपर ऐसे होते हैं जिसमें मैं डाउट्स लेता हूं। लेकिन हाँ, 5 से 10 सेशन ऐसे होते हैं जिसमें नहीं ले पाता। कभी कभार एमसीक्यूज बहुत ज्यादा कराने की होड़ में, कभी कभार सेशन किसी वजह से छोटा होता है उस वजह से, तो उस पॉइंट पे आपको ऑपरेट करा करें। और बाकी जो है मैं अपनी तरफ से मैक्सिमम डाउट्स आज भी लेने की कोशिश करूंगा। इन जनरल भी डाउट लेता हूँ। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन टैब बंद शो कर रहा है क्या आपको? रुकिए मैं देख लेता हूँ। मैंने क्वेश्चन टैब खोल दिया है। भेजने से पहले ही आपको बता देता हूँ, कोशिश करूंगा डाउट्स लेने की, वादा नहीं है। ठीक है, आप अपनी तरफ से भेज दो, पॉसिबल होगा तो जरूर लेके जाऊंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कुछ छोटी छोटी चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। पिछली क्लास में एक बच्चे ने मुझसे डाउट पूछा था कि कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करके एक डाउट था। वो डाउट मैं सबसे पहले क्लियर कर देता हूं, क्योंकि आपने जो सवाल बोला था वो मैंने बाद में खाना खाते खाते सोचा कि आपका मतलब क्या होगा। तो मैं एक बार अपनी तरफ से क्लियर कर देता हूँ चीजें जो जो उसमें से अगर आपका सवाल बन जाए तो ठीक है, नहीं बने तो उस क्वेश्चन को मुझे भेजना, मैं आपको वहां से समझा दूंगा। ठीक है, सबसे पहली बात, जो हमारे आरबीआई के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उन्हें जनरली 4 साल के लिए चुना जाता है। मैं लिख देता हूँ ये बात। जो टर्म ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये जो है 4 साल होता है जनरली। अब ये जो टर्म है इसमें नॉमिनेशन भी आ सकता है, क्योंकि आपको याद होगा कई लोग नॉमिनेट होते हैं और कई लोग अपॉइंट होते हैं, तो अपॉइंटमेंट भी आ सकता है। बट क्या ये फिक्स है? मुझे बताएं। अगर ये फिक्स होता तो आरबीआई के गवर्नर की भी सीट ऐसे फिक्स होती। बट इन जनरल जो है ये 4 साल पे आप इसे मान सकते हैं। पेपर ओरिएंटेड अगर आप खेलते हैं तो 4 साल में काम बन जाएगा। रुकिए देख लेता हूँ। एक बच्चा कह रहा है, उसने सवाल भी भेजा है। फोटो वाले डाउट थोड़ा सा लेट खुलते हैं। देखिए जी क्या आया है। ठीक है सपना, द सेंट्रल, हाँ ये क्लियरली इसके अंदर मेंशन करा हुआ है, फिर ठीक है। अगर यहाँ पे मेंबर वर्ड लिखता है तो उसका ऐसा 5 की तरफ वो जा सकता है, बिकॉज आपको पता है लोकल बोर्ड के जो मेंबर्स होते हैं उनका भी मतलब अगेन डिपेंड करता है क्वेश्चन की फ्रेमिंग क्या है। मैं इसी को पहले समझाता हूँ, क्योंकि क्लियरली वर्ड दे रखा है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो इसका आंसर होगा 4 साल। और अगर यहाँ पे नॉमिनेटेड लिख दे, अपॉइंटेड की जगह नॉमिनेटेड भी आ सकता है, तो इसका आंसर आपका 4 साल रहेगा। ठीक है जी, ये बात आपको समझ आ गई। एक्जैक्टली यही बात मैंने भी आपके लिए यहाँ पे लिखी, टर्म ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, वो अपॉइंट हो सकता है, नॉमिनेट हो सकता है। ठीक है जी। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। मुझे बताएं, एक कंपनी है जो प्राइवेट आज है, कल सरकारी हो गई, तो क्या कल से उसके हेड बनेंगे? आज भी उसके कोई ना कोई हेड होगा। प्राइवेट कंपनी का भी कोई तो हेड होता है भाई। अगर मैं कल अपनी कंपनी को आपको बेच देता हूं और आप किसी और को हेड बना देते हैं, तो उसका ये मतलब थोड़ी कि आज कोई हेड नहीं था। अगर कंपनी है तो उसका हेड आपका जरूर होगा। तो इसी तरीके भले ही हमारे जो पहले गवर्नर ऐसे हैं जो भारतीय हैं, वो कौन है? सीडी देशमुख साहब हैं। बट उससे पहले, नेशनलाइजेशन से पहले भी गवर्नर तो रहे होंगे। अरे भाई समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो? नहीं सर, अभी तो हम खाना खा रहे हैं। खाना खा लो फटाफट और सुन लो। तो आपको याद होगा पिछली क्लास में मैंने क्या करा था, आखिरी के सब पर टर्म लिखवाया था आपको। टर्म एज इन कब से कब तक, कब से कब तक। लेकिन शुरुआत वाले 3-4 का मैंने टर्म नहीं लिखवाया था, वो मैं आपको लिखवा देता हूँ। ठीक है, वो स्लाइड आपके पास होगी, वो आप अपना उसके अंदर ऐड कर लीजिए। ठीक है जी, मैं आपके लिए फिर से लिख देता हूँ। जो बच्चे ऐसे हैं जो नोट्स नहीं बना रहे, उनके लिए पीडीएफ जो है वो भी अच्छे से तैयार होनी चाहिए। बताओ भाई, अब आप बताओगे पहले गवर्नर कौन रहे हैं? सर ऑसबॉर्न स्मिथ, ये अब आपको पता होना चाहिए। दूसरे नंबर पे जेबी टेलर, जेम्स ब्रेड टेलर। विनय, आपकी संगति में रह के हम ऐसे हो गए हैं, टेलर। और ये आंसर मेरा नहीं बदलता, कोई अच्छे की जगह बुरा लगा दे तो भी मैं सेम आंसर देता हूँ। तीसरे नंबर पे आता है सीडी देशमुख साहब। देखिए, आरबीआई कब बना था मुझे बताओ, डेट बताना एग्जैक्ट। 1 अप्रैल 1935। तो अगर वो डेट पे आरबीआई बना है तो उसका हेड भी कोई ना कोई होगा। तो क्या ऑसबॉर्न स्मिथ जी का याद करना बहुत ही आसान है? अरे भाई, जब आरबीआई बना तब से ही उस गद्दी पर बैठे हैं, क्या दिक्कत की बात है? यहां से लेकर जो है आगे आप चलेंगे करीब करीब 2 साल तक, 30 जून 1937। ठीक है, अब अगर आपने इनका याद कर लिया तो जेम्स ब्रेड टेलर का याद करना काफी आसान है। ये 1 जुलाई से बनेंगे 1937 से लेकर ये बनेंगे। इनकी डेथ हो जाएगी 1943 में, 17 फरवरी
तब तक ये रहेंगे। कुछ समय के लिए सीट शायद खाली रहेगी क्योंकि आरबीआई की साइट ऐसे ही कहती है। और फाइनली 11 अगस्त 1943 को जो है बैठेंगे सीडी देशमुख साहब, और ये रहेंगे 30/6/1949 तक। अब आप समझे कि पहले भारतीय कोई आपसे पूछता है या आजादी के समय पूछता है, आजादी के बाद पूछता है, तो सबका आंसर सीडी देशमुख क्यों होता है? बिकॉज इनसे पहले जो दो जने हैं वो अंग्रेजों के अंग्रेज थे, जिसकी वजह से वो काउंट नहीं होंगे। ठीक है। अच्छा, और गंदा कोई खेलना चाहे तो सीडी देशमुख में सीडी का फुल फॉर्म चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख। ठीक है जी। ईयर याद कर ले जी। हाँ, मेरे हिसाब से ईयर काफी रहेगा। देखो, पहले का ईयर आरबीआई का एस्टैब्लिशमेंट ईयर है, दूसरे का ईयर आरबीआई की जब कैपिटल ट्रांसफर हुई थी वो वाला ईयर है, तीसरा थोड़ा सा ध्यान आपको रखना होगा 43 से 49 तक। ठीक है जी। हाँ, लेकिन कृतेश, इंडियंस की पकड़ बहुत अच्छी थी। मतलब ये आपको मानना होगा कि वर्चुअली इंडिया वाज काइंड ऑफ इंडिपेंडेंट ओनली, यानी 1920s के बाद से मतलब इट वाज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि देश आजाद होना है। आप नोटिस करेंगे तो हिल्टन यंग कमीशन के अंदर भी रिकमेंडेशन वाला जो इंसान है वो भारतीय है। हम लोग सिविल सर्विसेज क्लियर कर चुके थे, बहुत मतलब इंडियंस की पकड़ हो चुकी थी उस समय तक। हम लेट थे बट हम ग्रेट थे, मतलब शेर बन गया, बट इंटेंशन नहीं था मेरा ऐसा कुछ। ठीक है, आगे चलें। चौथे नंबर वाला वैसे कोई नहीं पूछने वाला, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, ये है बेनेगल रामराव। कोई बता सकता है ये नाम आपने और कहां सुना है? बेनेगल रामराव, शॉर्ट फॉर्म देखो और गेस करने की कोशिश करो। बी आर राव। वो बी एन राव है। वो जो पर्सनालिटी है ना, वो बी एन राव है, बेनेगल नरसिंह राव। मैं आपके लिए थोड़ा सा आसान कर देता हूं। अगर आपको कहीं पर ये दिखे राम राव, तो ये है फोर्थ गवर्नर ऑफ आरबीआई। लेकिन अगर आपको कहीं पर ये दिखे बेनेगल नरसिंह राव, तो ये जो है ये है कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। उल्टा लिखा है कुछ, बताएं कौन सी चीज उल्टी लिखी है, मैं करेक्ट कर देता हूं। सोचे साक्षी, ये बी एन राव है और वो बी आर राव है। बी एन राव थे ना, बन राव बड़े एडवाइजर बन राव, हमने इस तरीके थोड़ा सा ध्यान करा था। ठीक है, बी एन राव और बी आर राव दोनों अलग अलग है। ठीक है जी। ठीक है दोस्तों, आप एक बार देखें, सभी के ये जो बेसिक बेसिक पॉइंट्स है सब क्लियर हो गए हैं। तो मैं आगे चलूं। ये जो है 49 से 59 तक रहे थे, दोनों एक ही बात है साक्षी। राम और राम दोनों एक ही है, मतलब आर ए एम ए भी लिख सकते हैं, आर ए एम भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है। जैसे अशोका भी लिखते हैं, अशोक भी लिखते हैं, दोनों एक ही बात है। ठीक है। बी आर राव साहब का टाइम करीब करीब 7-8 साल रहा है। 1949, 1 जुलाई 1949 से 14 जनवरी 1957। इतना डिटेल में कोई नहीं जा रहा, फिर भी आप पूछ रहे हो तो भैया पैसे दिए हैं आपने तो आपके वसूल तो होने चाहिए, है ना भाई। चले आगे। ये सब ऐसे इतना डिटेल में कोई नहीं जाता। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ तक आपको सारी बात समझ आ गई। अब चलते हैं जी मुद्दे की बात पे, ये इंपॉर्टेंट है। फंक्शंस ऑफ आरबीआई। मेरा काम है ये तो याद रहना भी चाहिए। फंक्शंस ऑफ आरबीआई आराम से समझते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। बताता हूँ सवाल कैसे पूछेगा। या तो 4 ऑप्शन देके कहेगा बताओ कौन सा नहीं है, या 4 ऑप्शन देके कहेगा कौन सा है। इस तरीके के सवाल पूछेगा। गुड इवनिंग। सबसे पहले, इट इज द मेकर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है। कोई आपसे कहे मेकर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कौन है? आरबीआई। और इसी तरीके कोई आपसे कहता है मेकर ऑफ फिस्कल पॉलिसी कौन है, तो आप उस केस में कहेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट। ये ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछता है। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है ये पढ़ाऊंगा, चिंता ना करें। यानी देश का जो मनी सर्कुलेशन है उसे मैनेज करने के लिए जो रूल्स रेगुलेशंस फैसले लिए जाते हैं वो मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर काउंट होते हैं। जैसे कि रेपो रेट बढ़ाना घटाना, रिवर्स रेपो रेट बढ़ाना घटाना, वो जो है आपका मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर आता है। डिफरेंस ये है कि मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर सिर्फ मनी एसोसिएटेड बातें करी जाती है। मॉनेटरी पॉलिसी का जो मेन पर्पस है वो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री। बट फिस्कल पॉलिसी का जो पर्पस है वो है ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री, ओवरऑल प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री। यानी अगर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आप देखते हैं, राशन की दुकानें देखते हैं, वो सब फिस्कल पॉलिसी का हिस्सा है। लेकिन अगर आप इन्फ्लेशन देखते हैं तो वो मॉनेटरी पॉलिसी का हिस्सा है। ठीक है। दूसरे नंबर पे आप ध्यान रखेंगे, दिस इज द इशूअर ऑफ करेंसी। आप कहेंगे नहीं सर ये कैसे इशूअर ऑफ करेंसी हो गया, दो पैसे तो जो है सरकार के कंट्रोल में है। बट वो भले ही सरकार प्रिंट करती है बट साइन तो इन्हीं का होता है, गवर्नर ऑफ आरबीआई का, है ना। तो अल्टीमेटली जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो पैसे से संबंधित है। तो करेंसी कब कितनी छापनी है, कितनी विड्रॉ करनी है मार्केट से, ये सारा काम जो है आरबीआई ही करता है। ठीक है जी, बिल्कुल। तीसरे नंबर पे आता है बैंकर टू द गवर्नमेंट।
जैसे मुझे पैसे की जरूरत है तो मैं एटीएम जाके पैसा ले आऊंगा, बट सरकार को अगर पैसा चाहिए तो सरकार कहाँ जाएगी? सरकार को जब पैसा उधार चाहिए होता है तो सरकार आरबीआई के पास जाती है और आरबीआई से पैसा लेती है। इसी तरीके चौथे नंबर पे ये है बैंकर टू द बैंक्स। बैंकर टू द बैंक्स, यानी अगर बैंकों को कभी पैसा चाहिए होता है तो वो आरबीआई के पास जाती है। इसी तरीके बैंक्स के पास जब एक्स्ट्रा पैसा होता है तो आरबीआई के पास जाके जमा कर देती है। ठीक है, फिस्कल पॉलिसी जो है साक्षी, वो सरकार के द्वारा बनाई जाती है। जो भी आप देश के अंदर कंडीशन देखते हैं कि दाम थोड़े से बढ़ गए, घट गए, राशन, इतना राशन मिलेगा, इतने किलो गेहूं मिलेगी, ओवरऑल जो देश के चलाने की पॉलिसी होती है, जो बजट वगैरह हो गया, वो सब फिस्कल पॉलिसी का हिस्सा होता है। ठीक है, ये शुरू से बने हुए हैं साहिल, ना जाने ऐसा क्यों है, बट शुरू से बना हुआ है ऐसा हिसाब। फादर ऑफ बैंक्स भी कह सकते हैं, बट एसएससी बैंकर टू द बैंक्स कहता है तो मैं वही लिख रहा हूँ। आगे चलते हैं जी, 5वें नंबर पे कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। ये इंपॉर्टेंट है, कल सीधा पूछेगा बताओ हु इज द कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, यानी फॉरेक्स किसके पास जाता है। देखिए, जी हाँ बिल्कुल आपने सही लिखा शांतनु, क्योंकि सरकार का फैसला है। आप यूएसए वाले इंसान को कोई सामान बेचते हैं, मान लेते हैं आपने माउस बेच दिया, ठीक है, आपने उसे बेचा और उसने आपको $100 दे दिए इसके बदले। अब वो $100 आपके किसी काम के हैं क्या, मुझे बताओ। अपने देश में कहाँ दूध खरीदोगे उससे जाके, या पानी की बोतल खरीदोगे? आपके लिए वो डेड है बिल्कुल। आपको रुपए में चाहिए तो सरकार क्या करती है, यानी आरबीआई क्या करता है, वो पैसा जब आता है तो अपने पास रोक के वो डॉलर्स को इकट्ठा कर लेता है और उस दिन का जो एक्सचेंज रेट होता है उस हिसाब से आपको पैसे दे देता है। ठीक है, तो फॉरेक्स जो है वो आरबीआई के पास रहता है। कस्टोडियन वो होता है जिसकी कस्टडी में चीजें रहती है। एग्जाम्पल के तौर पर जो मेरा पैसा है उसका कस्टोडियन मेरा बैंक है, समझ गए? कस्टोडियन का क्या मतलब है? जिसकी कस्टडी में चीजें हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं इस पेज को आप समझ पाए हैं। छठे नंबर पे आरबीआई इज द कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब यहाँ पे लोन से है। महंगा लोन होगा या सस्ता लोन होगा, वो अल्टीमेटली आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है। रेपो, रिवर्स रेपो, मैं जानता हूँ ये जो शब्द मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, इरिटेशन भी हो रही होगी कि सर एक बार रेपो का मतलब समझा दोगे तो अच्छा रहेगा। सही समय आने पर समझा दूंगा, आज के इसी सेशन में समझा दूंगा। अभी के लिए बस सुन लो ध्यान से कि जो लोन महंगे सस्ते होते हैं वो आरबीआई ही इनडायरेक्टली करता है, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली करता है। 7वें नंबर पे ये है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। इसका क्या मतलब है? LOLR बोलते हैं इसे। जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है, सुना होगा आपने। इसी तरीके जिस बैंक का कोई नहीं होता उस बैंक का आरबीआई होता है, बिकॉज आरबीआई इज द बैंकर टू द गवर्नमेंट एंड द बैंक्स। यानी अगर बिल्कुल ही बुरी स्थिति आ गई, जब सबने हाथ खड़े कर दिए, तो आरबीआई की जिम्मेदारी होती है कि उस मृत को फिर से जीवित करना या उसे वेंटिलेटर से हटा के उसे जीवन दे देना। जी हाँ, सभी बैंक्स का, प्राइवेट हो या सरकारी बैंक हो, सभी जो बैंक है वो आरबीआई की छत्र छाया में ही काम करते हैं। आरबीआई जब चाहे जिसका चाहे लाइसेंस कैंसिल कर सकता है विद इन अ मिनट। ठीक है जी, क्या इस बात, अभी कल परसों की ही न्यूज है, आरबीआई ने शायद 5-6 बैंक्स जो बनने जा रहे थे उनके लाइसेंस कैंसिल करेंगे। तो आरबीआई जो चाहे कर सकता है, बिकॉज आरबीआई की जिम्मेदारी है देश को स्टेबल रखना मॉनेटरी बेसिस पे। क्या ये 6-7 पॉइंट आप समझ पाए हैं दोस्तों? ये आपको पता होने चाहिए। अब इन सब में जो सबसे पेचीदा शब्द है वो है मॉनेटरी पॉलिसी, विदाउट एनी डाउट। मैं जानता हूं मैक्सिमम बच्चों को ये नहीं समझ आया। क्यों नहीं समझ आया? क्योंकि अभी पढ़ाया नहीं गया। तो अगली हेडिंग आप डालें मॉनेटरी पॉलिसी। अब आप समझे कि इकोनॉमिक्स में मैं बैंकिंग क्यों पढ़ाता हूं, बिकॉज अगर इकोनॉमिक्स में सिर्फ इकोनॉमिक्स पढ़ा दूंगा तो फिर ये सवाल कैसे सही होगा। जो लोग सिर्फ इकोनॉमिक्स पढ़ के चले जाएंगे उनके 2.5 नंबर तो गए ना यार, क्योंकि दिल तो तुक्का मारने को कहता है, और दिल सबसे पहले तुक्का पता है किस पे मारता है? 5 पे, हमेशा। मतलब ऐसे ही होता है, क्योंकि बहुत सारी जगह 5-5 आप पढ़ते हैं तो दिल कहता है चल यार टिक मार के देख ही लो। अच्छा ये प्रूफ देखो इधर देखो जरा, ऐसे ही होता है, जीवन ऐसे ही चलता है। इतने बच्चों को पढ़ा दिया है कि इतना तो आइडिया लग गया है कि आप लोग कैसे सोचते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी की खैर मैं बात कर रहा था। जी हाँ, कभी भी हो सकता है, अगर वो नॉर्म्स को फॉलो नहीं करेगा शुभम, कभी भी हो सकता है, एनी टाइम। और अदरवाइज क्या होगा शुभम, बैंक बनने के बाद वो कुछ भी करता रहेगा, तो कभी भी हो सकता है। अब मॉनेटरी पॉलिसी की पहले डेफिनेशन लिख देता हूँ। अब पॉलिसी प्रिपेयर्ड बाय आरबीआई टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ मनी इन द मार्केट। क्या मैं फ्लो ऑफ मनी इन दी मार्केट की जगह इन्फ्लेशन वगैरह वाले शब्द भी इस्तेमाल कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। यानी क्योंकि फ्लो ऑफ मनी अगर मार्केट में बढ़ेगा, यानी अगर मेरे पास ज्यादा पैसा है तो मैं ज्यादा खर्चा करूंगा। अब मान लेते हैं पूरे देश के पास ज्यादा पैसे, तो सब ज्यादा खर्चा करेंगे, तो उससे क्या होगा, जो सामान मार्केट में वो कम हो जाएगा, बिकॉज डिमांड वुड बी मोर देन सप्लाई, जिसकी वजह से सामान महंगा हो जाएगा, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन आ जाएगा मार्केट के अंदर। ठीक है, तो अगर मार्केट में ज्यादा पैसा होगा तो इन्फ्लेशन आ जाएगा, ये बात आप ध्यान रखना। अभी ऐसे कैसे कम कर सकता है? कुछ इसके हथियार होंगे जिनके सहारे ऐसा करता होगा।
जी हाँ, सभी बैंक्स का है, क्योंकि सबको लाइसेंस वही देता है कृतेश। कोई प्राइवेट बैंक है, कोई सा भी कैसा भी बैंक है, उसके पास आरबीआई के पास से ही लाइसेंस जाता है। अब इसके कुछ टूल्स होते हैं, टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। ये टूल्स कैसे होते हैं समझाते हैं। कुछ टूल्स होते हैं डायरेक्ट, यानी आरबीआई ने इधर चेंज करा और उधर आपको महसूस हो गया कि हाँ भाई हाँ, मनी सप्लाई चेंज हो गई है। डायरेक्ट टूल्स में 3 आते हैं, सीआरआर, एसएलआर और रीफाइनेंस फैसिलिटी। कोई आम आदमी बैंक, जी हाँ, बिल्कुल बना सकता है, अगर उसके पास वो जो आरबीआई के कुछ रूल्स रेगुलेशंस है, मिनिमम कैपिटल और भी कई सारे रूल्स होते हैं, अगर वो है तो यस, ये सब आम आदमी तो है। कोटक महिंद्रा बैंक वगैरह क्या है, सब आम आदमी, मतलब थोड़े अमीर हैं हमसे, लेकिन है तो आम आदमी, बना सकते हैं। और इसी तरीके जो है इनडायरेक्ट टूल्स आते हैं कुछ। इनडायरेक्ट टूल्स में क्या क्या होता है, एलएएफ, फुल फॉर्म बाद में बताऊंगा, बैंक रेट, एमएसएफ, इसके अलावा ओएमओ, इसके अलावा एमएसएस। सबकी फुल फॉर्म पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो, अभी के लिए ऐसे नोट करना चाहे तो कर सकते हो। अब यहाँ से अगला पेज एक और थ्योरेटिकल लिखूंगा, उसके बाद समझाने का काम मेरा शुरू होगा, तो फटाफट से छाप लीजिए, उसके बाद पेन कॉपी छोड़ के ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। सब पढ़ाऊंगा, यस साक्षी, बट सब पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो। कुछ डेटा लिखवा देता हूँ। रेपो रेट जो है इस समय है 4.40%। जो रिवर्स रेपो रेट है ये है 3.35%। जो एमएसएफ है वो है इस समय 4.65%। जो बैंक रेट है इस समय ये है 4.65%। जो सीआरआर है इस समय ये है 4%। जो एसएलआर है इस समय, ये काफी समय से नहीं बदला है, 18%। सेविंग्स डिपॉजिट का जो रेट है वो फिक्स नहीं है, हर बैंक अपने अपने हिसाब से देता है, बाकी ये काफी समय से नहीं बदला है, 2 से 3 साल हो गए इसे बदले हुए, 2.7 to 3%। और इसी तरीके जो टर्म डिपॉजिट्स होते हैं ग्रेटर देन 1 ईयर के, जैसे कि एफडी 1 साल 2 साल ऐसे कुछ करीब है, तो ये 5% से करीब करीब, नॉट करीब करीब, एग्जैक्ट 5.6% तक है। अब सवाल ये है कि ये तो चेंज होता रहता है, एग्जाम में लेटेस्ट पूछेगा, आप दोनों बातें सही कह रहे हैं, ये डेटा इतना अपडेटेड है, 2022 का डेटा है, मई के महीने का ही डेटा है और 19वीं तारीख का डेटा है, आज के दिन यही है 12 बजे तक। मतलब मैं पढ़ा, या तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, या पढ़ाऊंगा तो मैं सटीक पढ़ाऊंगा, अपना ऐसे ही है। ये लिखवाने का जो पर्पस है वो ये है कि आपको थोड़ा सा पर्सपेक्टिव मिल जाए, जैसे जब आप लिख रहे होंगे तो आपने कुछ चीजें नोटिस करी होंगी कि रेपो रेट ज्यादा है रिवर्स रेपो रेट से, और सीआरआर बहुत कम होता है एसएलआर से, और सेविंग डिपॉजिट की तो एक रेंज है, ऐसी टर्म डिपॉजिट की भी एक रेंज है। इससे क्या होता है, पेपर में एलिमिनेशन में मदद मिलती है थोड़ी सी, इस वजह से आपको लिखवाया गया। आप चाहें तो इन्हें याद कर सकते हैं, जहां तक मेरी समझ है एसएससी इन वैल्यूज से कोई खास सवाल नहीं बनाता, फिर भी अगर आप याद करना चाहें तो मैं आपको रोकूंगा नहीं, मैंने अपनी तरफ से अपना 100% आपको दे दिया है, ठीक है जी। अब मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ सारी कहानी। डेट लिख दी है, कब का डेटा है, आज सुबह 9 बजे तक तो यही था, अब कल कुछ हो जाए तो मैं कुछ कह नहीं सकता। चलो आगे चलते हैं जी। अब यहाँ से समझने का काम है थोड़ा सा, ठीक है जी। लास्ट के 2 तो पता है, बाकी के समझाइए बेटा, बिल्कुल समझाऊंगा, काहे चिंता करते हो, वही तो करने जा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनो। कई बार मेरा मन होता है मैं खुद को 2-4 नोबेल पीस प्राइज तो दे ही दिया करूं, मतलब ऐसे ही चलते फिरते, मैं डिजर्व करता हूँ। एनडीटीएल आपको सबसे पहले पढ़ाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से आपके डाउट्स बीच में नहीं लिए जाएंगे, ठीक है जी। हाँ, ब्रेक इज नॉट अ ब्रेक फॉर मी तनु, जनरली उसमें काम चलता है। एनडीटीएल ये है नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। रिवर्स रेपो एक बार चेक करके मुझे बताओ अशोक, अगर ऐसा तो मैं बिल्कुल अपडेट करता हूँ, आप इसे नोट करो। एक सेकंड रुकिए, मैं चेक करता हूँ। सब कुछ सेम है यार, एक बार चेक कर लेना आप, मेरे हिसाब से 3.35 ही दिख रहा है यहाँ पे, तो मैं आरबीआई की साइड से ही देखता हूँ डेटा, वहां पे सब सही है, फिर भी एक बार चेक कर लेना करना चाहो तो। नेट डिमांड इन टाइम लायबिलिटी, एक तो इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, फुल फॉर्म एसएससी 2 से 3 बार पूछ चुका है, वो मैंने पहले ही लिख दी, ठीक है जी। अब मैं आपको इसे समझा रहा हूँ, बीच में डाउट मत पूछना, ठीक है।
देखो, सबसे पहले एसेट और लायबिलिटी का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, मैं पढ़ा चुका हूँ। एसेट वो है जो मेरा है, चाहे वो कहीं पर भी है। लायबिलिटी वो है जो मेरी नहीं है, चाहे वो मेरे पास है, चाहे वो किसी और के पास है। जनरली लायबिलिटी वो होती है जो मेरे पास है लेकिन मेरी नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपसे 100 रुपए देता हूँ, तो वो आपका एसेट बन गया, लेकिन वो मेरी लायबिलिटी बन गई, बिकॉज आई एम लायबल टू पे इट बैक टू यू एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है जी। अब नाम में लायबिलिटी का मतलब तो आपको समझ आ गया। डिमांड का मतलब आपको पढ़ाया गया था डिमांड डिपॉजिट्स में। याद करो, जब करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट पढ़ाए गए थे वो इसके अंदर आते हैं, करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट। टर्म डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट जो आपके हैं, इसके अंदर आता है एक तो एफडी और एक आरडी। सर जी यही है नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, और कुछ भी नहीं। टोटल लायबिलिटी ऑफ द बैंक इज एनडीटीएल। टोटल लायबिलिटी ऑफ द बैंक ऑफ द बैंक इज एनडीटीएल। इसका कहाँ इस्तेमाल होता है अभी आपको बताऊंगा। बैंक सबसे ज्यादा जो है अपने पास परसेंटेज बढ़ाना चाहता है करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट के डिपॉजिट्स का, बिकॉज इस पे इसे बहुत कम पैसा देना होता है। एफडी में अच्छा खासा 5% 6% के आसपास, आरडी में भी 5-6%, सेविंग में 2.5-3% और करंट में 0। तो अगर बैंक में कभी काम करोगे, आपने करा है, तो बैंक में जो मैनेजर होता है वो अपने जूनियर्स को यही कहता है कि कासा बढ़ाओ किसी तरीके। कासा बोला जाता है इसे क्योंकि करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट है। कासा का जो वैल्यू है वो बढ़ाओ, किसी तरीके बढ़ाओ, ऐसा वैसा। यही फर्क होता है प्राइवेट नौकरी और सरकारी नौकरी में। प्राइवेट में आप मजबूर हो जाओगे लोगों के घर तक जाने पे, क्योंकि आपको अपनी जॉब बचा के रखनी है। सरकारी में आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, कासा बढ़े या घटे, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने 5:30 6 7 बजेंगे और अपन घर जाएंगे। समझ गए? तो ये एक फर्क होता है सरकारी और प्राइवेट नौकरी में। थोड़ा सा ऑब्वियसली आपको इमेज अपनी बचाने के चक्कर में सीनियर के आगे जो है आप कोशिश करते हो, बट ऐसा गले पे कोई तलवार नहीं आती। जैसे जब मैंने बैंक में काम करा है, तो मुझे भी मेरे सीनियर के द्वारा कहा गया था कि वो होता है ना पॉलिसी वगैरह, वो सब पता ही होगा आपको। आजकल बैंक इनसे भी पैसा कमाते हैं, तो हल्का सा कहा जाता है कि आपको भी पॉलिसी करनी है। वो मैंने टोटल, अगर मैं टोटल करता हूँ हर टाइप की पॉलिसी, तो मैंने 0 पॉलिसीज करी थी बैंक में, बिकॉज ठीक है, नहीं करनी, ऐसा आप कह सकते हो। ठीक है, तो ये एक फायदा होता है गवर्नमेंट जॉब का, कि आपको एक प्रेशर नहीं है, करना चाहो कर लो, नहीं भी हो रही तो वैसे स्ट्रेस नहीं है। चलो आगे चलते हैं। क्या आप इस पेज को पूरे तरीके से समझ पाए? नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ एनडीटीएल? आई वाज टीचिंग यू दिस सीआरआर एसएलआर रेपो रेट, नाउ आई एम टीचिंग यू एनडीटीएल। बाय, मैं आपको समझाता हूँ। जी हाँ, एग्जैक्टली, कस्टमर पे डिपेंड करता है। समझाता हूँ, थोड़ा सा आराम आराम से समझाता हूँ। कई बैंक्स के जो एम्प्लॉइज होते हैं वो अजीब सा सोचते हैं थोड़ा सा। वो कहते हैं कि बैंक में पैसा बढ़ाओ, तो मतलब कई लोग मजबूर हो जाते हैं, इतना प्रेशराइज कर देते हैं, इतना कन्विंस कर लेते हैं, इतनी तगड़ी मार्केटिंग कर देते हैं कि लोग जो है एफडी किसी तरीके तोड़ते हैं और उसे इधर कहीं पे ट्रांसफर कर देते हैं। और बैंक पता है बड़ा अजीब सा प्रेशर डालता है। वो कहता है एक तो पॉलिसी करो और दूसरा कासा में पैसे बढ़ाओ। ये दोनों एक साथ हो ही नहीं सकते भैया, किसी के पास पैसे हैं, अब या तो वो उसे खाते में रखेगा या उससे पॉलिसी कराएगा, दोनों एक साथ कैसे करा लेगा? तो कोई एक तो डाउन जाएगा ही। बट बैंक इतना नहीं समझता, बैंक के जो सीनियर्स होते हैं वो इतना दिमाग नहीं लगाते। उन्हें चाहिए कि दोनों बढ़ जाए। कहाँ से बढ़ जाए? उसके लिए जो कस्टमर है उसकी तनख्वाह बढ़ानी पड़ेगी। अब वो मैं कैसे बढ़ा सकता हूँ? अपनी तनख्वाह देके थोड़ी बढ़ा दूंगा वो। खैर कोई बात नहीं, आगे चलते हैं जी। अब मैं आपको बताता हूँ CRR, दोनों का मतलब है। देखो भाई, यहाँ पर कासा जो है करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट, ये जितना ज्यादा होगा बैंक को उतना ज्यादा फायदा होता है। ठीक है, CRR इज कैश रिजर्व रेशियो। फुल फॉर्म पूछता है, ये क्या है मैं आपको बताता हूँ, आराम आराम से समझते हैं। कैश रिजर्व रेशियो, बैंक जो है, अगर बैंक को जीवित रहना है तो बैंक को क्या करना होता है, अपना जो एनडीटीएल होता है उसका कुछ परसेंट आरबीआई के पास रखना होता है। बैंक को अपना कुछ परसेंट आरबीआई के पास रखना होता है। परसेंटेज ऑफ एनडीटीएल केप्ट बाय अ बैंक विद आरबीआई। डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। परसेंटेज कितना? 4%। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा है। यानी बैंक के पास अगर आप सभी ने, हम सभी ने मिलकर अपने 100 करोड़ रुपए दे रखे हैं और बैंक का सीआरआर 4% है, आरबीआई के द्वारा निश्चित किया गया है, तो उस दिन शाम को जब बैंक बंद होगा तब तक जो है 4 करोड़ रुपए आरबीआई के पास रखे होने चाहिए। क्या बात को समझ पाए? यानी अगर बैंक के पास टोटल 100 रुपए हैं जो उसे दुनिया के देने हैं, तो उसमें से 4% जो है डेफिनेटली वो आरबीआई के पास रखेगा। क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? ये हर बैंक के ऊपर लागू होता है। मतलब इसमें कोई जो है आपका एस्केप नहीं है, प्राइवेट है सरकारी है, ये सब बैंक्स के ऊपर लागू होता है। ये जो 4% की ब्रैकेट है ये फिक्स नहीं है। यानी सीआरआर जो है इसका मैक्सिमम और मिनिमम कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जी हाँ, मैक्सिमम मिनिमम इसका कुछ भी नहीं है। ये कैश के फॉर्म में रखना होता है। मैं लिख देता हूँ आपके लिए। मिनिमम इज 0%, मैक्सिमम इज 100%। यानी आरबीआई जितना चाहे वो उतना अपने पास रखवा सकता है। अब ये ऑब्वियस है 100% तो नहीं रखवाएगा, थोड़ा सा अमाउंट रखवाएगा, है ना। और इस पे कोई भी ब्याज नहीं मिलता। ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इन कैश, और नो इंटरेस्ट is paid by
आरबीआई ऑन दिस अमाउंट। अभी एसएलआर समझाऊंगा, उसके बाद एक एग्जांपल लूंगा, तब आपको समझ आ जाएगा। परसेंटेज से पहले 4 नहीं लिखा, परसेंटेज ही बनाया, बिकॉज अभी मैं सीआरआर की डेफिनेशन लिख रहा हूं। तो सीआरआर इज द परसेंटेज ऑफ एनडीटीएल केप्ट बाय अ बैंक विद आरबीआई इन कैश एंड आरबीआई डज नॉट पे एनी अमाउंट ऑन दिस अमाउंट। ठीक है, समझ गया बात को? एनी इंटरेस्ट ऑन दिस अमाउंट। बीच में डाउट नहीं बताया जाएगा, मैंने आपको जैसा पहले कहा था, बीच में आपके डाउट नहीं बताए जाएंगे। फिक्स नहीं है श्वेता, कौन कह रहा है फिक्स है? ये तो आज का रेट है ना। आज आरबीआई को लगता है कि 4% सीआरआर होना चाहिए, तो आरबीआई ने 4 रखा हुआ, कल उसे लगेगा 5 कर देगा। कोई लिमिट नहीं है, अपर लिमिट। यस बिल्कुल है नाविक, कि जिससे कि कल को बैंक अगर दिवालिया हो जाए तो कम से कम कुछ पैसा ऐसा हो जो कि कस्टमर्स को दिया जा सकता है। ये वन ऑफ द रीजंस है। मैक्सिमम मिनिमम ऑफ, अरे भाई मैंने ये बताया है आपको कि ये जो सीआरआर होता है परसेंटेज ऑफ एनडीटीएल होता है। अब ये 0% भी कर सकता है चाहे तो, 100 भी कर सकता है चाहे तो। एक एग्जांपल लूंगा, उससे आप अच्छे से इसे समझ पाओगे। ठीक है, अब ये जो बात मैं आपको बता रहा हूँ ये लिखी गई है आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर। अब उसका एक सेक्शन है, सेक्शन 42 का सब सेक्शन 1 है, उसके अंदर लिखी गई है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो ब्लू कलर से लिख दिया, आरबीआई एक्ट 1934 का सेक्शन 42 का सब सेक्शन। कोई बात नहीं, आप यहीं से कंटिन्यू करें। कुछ कॉन्सेप्ट्स अभी समझाऊंगा, लेकिन पहले मुझे एसएलआर आप समझा दे दो। एसएलआर, दिस इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, परसेंटेज ऑफ एनडीटीएल maintained by banks with self in liquid assets। और ये जो मेंशन करा गया है, ये करा गया बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का सेक्शन 24, इसके अंदर मेंशन करा गया है। बेटा सब पढ़ाऊंगा यार, तुम बीच में ऐसे मत पूछो, गोली गोली मार दूंगा मैं, फिर मुझे जेल हो जाएगी। बीच में मत पूछो, देखो है ना, अभी पढ़ा रहा हूँ, अभी बहुत कुछ लिखूंगा, क्यों चिंता करते हो। परसेंटेज ऑफ एनडीटीएल मेंटेन्ड बाय बैंक्स विद सेल्फ इन लिक्विड एसेट्स। अब लिक्विड एसेट्स वो होते हैं जिन्हें बेचकर पैसा इकट्ठा करा जा सकता है, जिसके अंदर यहाँ पर गोल्ड आ सकता है और बॉन्ड्स आ सकते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आ सकती है, ये सब चीजें जो है इसके अंदर आ सकती है एटसेट्रा। ठीक है, ऐसा बहुत कुछ आ सकता है इसके अंदर। समझ गए? अभी एग्जांपल लूंगा, उसके बाद आपको समझ आएगा। यहाँ पर जो लिमिट है एसएलआर की, वो जा सकती है 0% से 40%, ये मतलब लिमिट है इसकी। यानी ये कुछ भी करके 40% से ऊपर नहीं जा सकती एज पर द एक्ट। यस भी, इट कैन बी मनी अविक, बट बैंक जो है समझदार है तो बैंक मनी नहीं रखता है यहाँ पे। इट कैन बी कैश, बट बैंक कभी भी कैश यहाँ पे नहीं रखेगा। मैं आपको भी समझाता हूँ क्यों। पहले यहाँ तक नोट कर लो, फिर मैं आपको थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ। एक एग्जाम्पल से सब चीजें समझाता हूँ। देखो, एक बैंक है जिसके पास मैंने जो है अपना पैसा जमा करा हुआ है, मेरा करंट अकाउंट था बैंक के पास, जो कि जिसमें 10 करोड़ रुपए पड़े हुए थे। ठीक है जी। और दूसरे नंबर पे मेरा एक सेविंग्स अकाउंट था जिसमें 5 करोड़ पड़े हुए थे। ठीक है, एक मैंने एफडी कर रखी थी, एफडी कर रखी थी जी मैंने, मान लेते 70 करोड़ की। और एक मैंने आरडी कर रखी है, आरडी का जो टोटल पैसा इनके पास पड़ा है 15 करोड़ पड़ा हुआ है। तो क्या बैंक के पास टोटल 100 करोड़ रुपए ऐसे हैं जो मेरे हैं? देखो, जी हाँ बिल्कुल, 100 करोड़ ऐसे हैं जो बैंक का आज एनडीटीएल है। यानी अगर आप आज की बात करते हैं 19 मई 2022 की, तो आज बैंक को 100 करोड़ रुपए ऐसे हैं जो लायबिलिटी है बैंक के ऊपर। जो आरबीआई का क्लॉज है वो ये है कि 100 करोड़ का 4% जो है, दैट इज 4 रुपए जो है, वो आपको आरबीआई के पास रखना है सीआरआर की फॉर्म में। और इसी का 18% आज के रेट को देखते हुए, जो कि 18 रुपए है, वो रखना है अपने ही पास एसएलआर के रूप में। अब प्रॉब्लम ये है कि ये 100 रुपए जब है, इसमें से 4 रुपए खत्म हो गए और 18 रुपए भी खत्म हो गए। ये 4 रुपए चले गए आरबीआई के पास, 18 रुपए इसी के पास है, बट ये इसे यूज नहीं कर सकता। तो क्या मजबूरन अब इसके पास 78 रुपीज बचे हैं जिन्हें लोन में दे सकता है जनता को। अब यहां से आपको सारी बातें समझ आएंगी कि एक बच्चे ने अभी थोड़ी देर पहले पूछा था कि क्या रीजन है एसएलआर सीआरआर मेंटेन करने का। देखिए, अगर मेरे 100 करोड़ बैंक के पास है और बैंक ने 100 के 100 करोड़ जो है किसी और को लोन पे दे दिए, और अचानक मुझे शाम को इसमें से 5 करोड़ की जरूरत पड़ गई, तो क्या बैंक के पास वो पैसा होगा? नहीं होगा। तो फिर क्या बैंक की जो एक गुडविल है वो खराब हो जाएगी? मैं बैंक के पास जाऊंगा, मैं कहूंगा यार 100 करोड़ रुपए रखे हैं, उसमें से जरा 5 करोड़ दो। मैं एटीएम लगाऊंगा, मान लेते हैं, वहां लिख के आ जाएगा, अरे ये तो पैसा लेके भाग गया कोई,
कहूँगा यार ये क्या बात हुई यार, ये क्या बात है भैया, फर्जीपना है। तो अगले दिन बैंक में जाऊंगा, वो कहेगा यार मेरी भी तनख्वाह नहीं मिली, करो तुम कुछ, अपने पास ही लगा लो मुझे। तो इससे तो बैंक की गुडविल खराब हो जाएगी, है ना। तो इसी वजह से आरबीआई कहता है कि कुछ परसेंटेज ऑफ मनी आप हमेशा ब्लॉक्ड रखें, जिससे कि कभी भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन आए तो आपके पास कुछ पैसा होना चाहिए पे करने के लिए, ठीक है। 4% आरबीआई के पास रखा, 18% जो है ये रखा है बैंक के खुद के पास। अब यहाँ पर जो है दिमाग लगाएगा बैंक बहुत बढ़िया। ये जो 18 रुपए रखे हुए हैं ना, ये फालतू पड़े हुए हैं कैश में, क्योंकि मैंने तो सब उसे कैश दिया है ना, तो उसके पास 18 रुपए कैश में पड़े हुए हैं। अब बैंक अपना एक नया बिजनेस स्टार्ट करेगा, कहेगा गोल्ड लोन लेना है, वहां लेना है, तो क्या कहेगा, गोल्ड ले आओ अपने घर से 18 रुपए का। तो वो 18 रुपए क्या करेगा, यहाँ पर 18 रुपए का गोल्ड रख देगा, और ये 18 रुपए निकाल के मुझे लोन में दे देगा, और मुझसे इंटरेस्ट कमाएगा। ये है कॉन्सेप्ट गोल्ड लोन का। यानी कभी आप सोचते होंगे कि गोल्ड से उसने कैसे ही कमाया होगा यार, मैंने गोल्ड रखा, मैंने अंगूठी रखी, वही अंगूठी में लिया, तो उसने बड़े बड़े बैंक को कैसे पैसा कमा के दे दिया। बिकॉज भले ही आपका वो अंगूठी वहां ऐसे ही पड़ी हुई है, बदले में बैंक ने कुछ और पैसा उधर से खाली कर लिया, और उसे उसने आगे यूटिलाइज कर लिया लोन देने में। समझ पाए क्या लॉजिक है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये G-Secs क्या होती है आपको आगे चल के पढ़ाऊंगा, या बॉन्ड या शेयर है, कुछ भी करके 18 रुपए उसे वहां मेंटेन करने। अब ये लॉजिक मुझे बताओ कि क्या कैश रखना समझदारी है यहाँ पर बैंक के लिए। क्यों यार, कैश पड़ा पड़ा बेकार हो जाएगा, गड्डियां रख के वहां क्या करोगे, है ना। तो इसी वजह से एक बच्चे ने भी पूछा था कि कैश रख सकते हैं। यस थ्योरेटिकली, बट व्हाई, वो क्यों ही रखेगा, है ना। मतलब अपनी तरफ से वो एक चवन्नी भी है, कैश ही नहीं रखेगा, वो गोल्ड, अलग अलग सिक्योरिटीज, ऐसी चीजें जो डायरेक्टली नहीं बिक सकती, वो यहाँ पे मेंटेन करने की कोशिश करेगा। बट ऑल दीज एसेट्स आर लिक्विड एसेट्स। लिक्विड क्यों, क्योंकि दिए जा सकते हैं, समझ गए। लिक्विड इन्हें बोला जाता है, ठीक है। लिक्विड थिंग्स कह सकते हो, एसेट्स कह सकते हो, जो कहना चाहें कह सकते हो। यहाँ पर एसेट का मतलब वो उससे कंफ्यूज मत होना कि तो लाइबिलिटी थी तो एसेट कैसे हो गया। एसेट का मतलब बस उसने कोई चीज रखी हुई है जिसे जब चाहे वो खाली कर सकता है। बॉन्ड सिक्योरिटीज क्या है, अभी के लिए बस आप ये मान के चले आ रहे हैं कि किसी कंपनी का छोटा सा हिस्सा, मैंने आपकी कंपनी है 1000 रुपए की, उसका 2% खरीदा हुआ है, कागज पे वो बात लिखी हुई है, तो वो 2% जो है वो 20 रुपए का हो गया, वो मेरे लिए एक सिक्योरिटी हो गई। अभी के लिए इतना माने, आगे चल के डिटेल में बता दूंगा। क्या आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अगर 18 का गोल्ड लोन दे दिया है तो किसी और को लोन चाहिए, तो ये है ना 78 पूरा का पूरा, ये इसीलिए तो है, ये तो मैक्सिमम पैसा अपना लोन में आगे घुमा देता है। ठीक है, आगे चलते हैं जी। अब एक केस स्टडी कराता हूं बढ़िया सी। अभी तक कंडीशन ये है कि 100 रुपए में से 4 रुपए जो है वो सीआरआर है, 18 रुपए एसएलआर है, और जो लोन देने लायक अमाउंट है वो है 78 रुपीज। एक्चुअली ये 78 भी पूरा आप ऐसे ही लोन नहीं दे सकते। एक चीज होती है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, वो भी मेंटेन करना होता है। उसके अलावा जो पीएसएल है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है, उन्हें भी बहुत सारा पैसा मेंटेन करना होता है। मतलब कम ही पैसा जाता है 78 से भी, बट अभी के लिए मान लेते हैं पूरा 78 है। अब मुझे एक बात बताओ, मार्केट में बहुत ही ज्यादा पैसा हो गया, तो आरबीआई यहाँ पे दिमाग लगाएगा। क्या दिमाग लगाएगा, वो इसे 6 रुपए कर देगा। अब सोचो टोटल तो 100 ही रुपए है, और इसे मान लेते हैं 18 ही रखा, तो क्या ये कम होके 76 हो गया। अब अगर मेरे पास पहले 78 थे, अब 76 बचे हैं, तो मैं कम लोन दूंगा। अब कम लोन दूंगा तो क्या मुझे महंगा लोन देना पड़ेगा, क्योंकि अगर मुझे अपने घर पे 100 रुपए कमाने हैं, बैंक का अगर टारगेट है कि मुझे 100 रुपए कमाने हैं, अब वो उसे 78 से 100 कमाने थे, अब उसे 76 से 100 कमाने हैं, तो अब उसे ज्यादा इंटरेस्ट पे देना होगा। ज्यादा इंटरेस्ट पे देने की वजह से क्या लोग लोन देना पसंद करेंगे, नो। यानी लोग क्या कहेंगे, अरे यार महंगा हो गया, फटाफट से इनकी किस्तें जमा करो, या फिर लोग कहेंगे नया लोन अभी थोड़ा सा रुक के लेंगे। तो उससे क्या होगा, मार्केट से जो पैसा है वो कम हो जाएगा और इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा। ठीक है, दो क्यों दिए हैं ये, अगर इन्फ्लेशन आ गया था तो उस चक्कर में आरबीआई ने अपना दिमाग लगा के 2 रुपए सीआरआर में बढ़ा दिए। सेम गोज विद एसएलआर। अगर इसे मैं 4 ही रखता हूं, इसे मैं 20 कर देता हूं, तो भी ये 76 ही आएगा। यानी मुझे अगर यहाँ का अमाउंट डिक्रीज करना है, तो मुझे इनमें से कोई ना कोई जो है इंक्रीज करना होगा। यानी अगर आपसे पेपर पूछता है कि आरबीआई इंक्रीजेस द सीआरआर, तो उससे मार्केट की इन्फ्लेशन कम होगी। ये बात आप समझ पाए। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंक्रीज करना है। एंड में टेबल बनवाऊंगा जिसपे सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो सब एक साथ लिखवाऊंगा। अभी के लिए बस आप स्टेप बाय स्टेप समझते चलो। आर यू अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग। यही मॉनेटरी पॉलिसी है, क्योंकि मनी को कंट्रोल कर रहा है आरबीआई अपनी पॉलिसी से। ठीक है, समझ गए यहां तक बात को। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो है रीफाइनेंस फैसिलिटी। मैंने आपको पैसा दिया 1000 रुपए, 1000 तो कम होगा यार, ज्यादा डिजर्व करते हो, 2 लाख रुपए दिए, और आपसे मैंने तय कर लिया कि मुझे यार हर महीने जो है ना 1% ब्याज चाहिए। ठीक है, अब आपने कहा ठीक है दे देंगे, क्या दिक्कत की बात है। 2000 रुपये महीना आपने मुझे दिया, एक दो बार दिया, फिर आप घर बैठ गए। आप कह रहे अभी तो काम नहीं है, कोरोना आ गया, कोरोना चला गया, फिर आने वाला है, ये सब मसले आपने मुझे बताना शुरू कर दिए। और एक टाइम ऐसा है जब मुझे पता लग गया कि ये पैसे तो गए। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं आपको पीट दूं, उससे कुछ भी नहीं होगा, उससे उसमें मोहर लग जाएगी कि अब तो पैसे मिलते ही नहीं। जो समझदार इंसान है वो ऐसा कभी भी नहीं करेगा, है ना।
पीटने का तो कोई फायदा नहीं है। दूसरा दिमाग ये होता है कि मैं उसे बुला के एक बैठक बैठाऊंगा और उसमें फैसला करूंगा कि देखो भाई, बात ऐसी है कि तुम्हें 2 लाख रुपए दिए थे, तुम पे 2.5 लाख रुपए पेंडिंग है। अगर तुम अभी के अभी मुझे पर्चा फाड़ के देना चाहते हो तो तुम 2,10,000 रुपए दे दो, या फिर तुम एक काम करो, तुमसे 1% नहीं दिया जा रहा, तुम 0.75% देना चालू करो। ये तो होता है रास्ता निकालने वाली बात। क्या ये समझदारी है? यस, ये बिल्कुल समझदारी है। वरना क्या होगा कि दिक्कत हो जाएगी, पैसा पूरा खत्म हो जाएगा। तो आरबीआई भी ऐसा दिमाग लगाता है कि मान लेते हैं कोई ऐसा डेट है जो फंस चुका है, तो वो नहीं निकल पा रहा, तो उस डेट को रीस्ट्रक्चर कर देता है वो। यानी मान लेते हैं कोई ऐसी किस्त है जो 15,000 रुपए महीना है, मैं भर ही नहीं पा रहा, तो वो क्या करेगा, थोड़ा सा उसे खींच के कहेगा तुम एक काम करो, तुम 5-5 हजार रुपए महीना भरना शुरू कर दो, कम से कम उससे पैसे निकल आएंगे। ठीक है, इसकी मैं डेफिनेशन आपके सामने लिख देता हूँ। गुड इवनिंग। दिस में refer to the replacement of an existing debt obligation with another debt obligation under different terms. It occurs when a person or a business devises a payment schedule for repaying debts. Debt. बिल्कुल कृतेश, तो अपना लॉस थोड़ी होने देगा बैंक, बस आपको मौका दे देगा कि आप किस्तें उतार दो। ऑब्लिगेशन का मतलब मॉक में पूछा गया था, मैं उम्मीद कर रहा हूं आपने बता दिया होगा। ऑब्लिगेशन मतलब एक कोई बता सकता है आप में से ऑब्लिगेशन का मतलब? सिंपल चीज है। तो यू हैव दिस ऑब्लिगेशन, रुकावट नहीं, बैन, अरे क्या कह रहे हो, दिस थिंग इज ऑब्लिगेटरी, आपका वो ओबीडियंट होता है। ठीक है ठीक है। ऑब्लिगेशन एक ऐसी चीज होती है जो आपकी जिम्मेदारी होती है, जो आपको पूरा करना होता है। दैट आई हैव द ऑब्लिगेशन टू ड्रॉप यू एट योर होम बिकॉज इट्स वेरी लेट, इस तरीके से ये ऑब्लिगेशन होती है। अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द ऑप्शन आपको क्या दे रखा है। ठीक है, क्या रीफाइनेंस फैसिलिटी आप पूरे तरीके से समझ पाए हैं? ये एक थ्योरेटिकल टर्म है, इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है, तो इस पर ज्यादा समय अपन लोग नहीं बिताएंगे। अब आते हैं जी आगे। आपने अगर नोटिस करा हो तो मैंने आपको डायरेक्ट टूल्स तीनों के तीनों पढ़ा दिए हैं। वो है रीफाइनेंस फैसिलिटी, और कहाँ गया, हाँ ये तीनों मैंने आपको पढ़ा दिए। होता है, लेकिन ऐसा कोई वो डायरेक्ट टूल नहीं है आरबीआई का, वो बैंक का हो सकता है, कमर्शियल बैंक का हो सकता है। हाँ अच्छी बात है, बिल्कुल बिल्कुल साक्षी। आगे चलते हैं। इंग्लिश तो देखिए ऐसे ही तैयार होगी। जो लोग सोचते हैं मैं किताब खरीद के 200 शब्द याद कर लूँ रोज के, बेवकूफी है, कुछ याद नहीं होगा। आप अभी याद कर लेंगे, 10 दिन तक याद कर लेंगे, बट एक्चुअली अगर आपको अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी है तो आपको ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश सुननी और बोलनी और लिखनी पड़ेगी, तभी वो काम हो पाएगा। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट टूल्स की। इनडायरेक्ट टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी और फॉर रीपेइंग डेट, मॉनेटरी पॉलिसी। इसमें आपको सबसे पहले जो मैं पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा LAF, दिस इज लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। LAF की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। LAF के अंदर दो चीजें आती हैं दोस्तों, एक चीज आती है RR, एक चीज आती है RRR। RR जो है दिस इज रेपो रेट, और रिवर्स रेपो रेट हो गया RRR। मेहनत मत करो चुटकुला मारने पे, RRR मूवी वाला, उंगलियों को कष्ट मत दो। ठीक है, RR और RRR। ठीक है, असली RRR जो है वो आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया में जो जॉनी लीवर जी की वाइफ है, मुझे उनका नाम ध्यान नहीं आ रहा, वो असली RRR है मेरे लिए। चाहे ये वाली RRR ने कितना ही पैसा कमा लिया, बट जब मैं RRR बोलता हूँ तो मुझे उन्हीं की याद आती है। ठीक है, LF के अंदर दो चीजें आती हैं, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। अगले पेज पे समझाता हूँ इसे, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, ये आखिरी कॉन्सेप्ट है इस क्लास का, करीब 10 मिनट में आपको इसे समझाऊंगा, उसके बाद फ्री कर दूंगा। बाकी कॉन्सेप्ट्स आपको आने वाली क्लास में समझाए जाएंगे। ठीक है जी, रेपो रेट की बात कर लेते हैं। रेपो रेट क्या होता है, सबसे पहले समझा दूं, रटने पटने में तो कुछ भी नहीं रखा। देखिए होता क्या है कि जो बैंक होता है ना, या आपको मैं सिंपल तरीके से समझाता हूँ। मान लेते हैं मेरा एक बिजनेस है और मेरे पास 100 रुपए है बिजनेस करने के, और मुझे पता है मैं 100 रुपए से हर महीने जो है 1 रुपया कमा सकता हूँ। लेकिन
मुझे पता है कि अगर मुझे कहीं और से 20 रुपए और मिल जाए ना, तो मैं इस 20 रुपए से क्या कर सकता हूँ, 50 पैसे और कमा सकता हूँ। अब ऐसा कैसे होगा? ऐसा इस वजह से होगा बिकॉज़ 100 रुपए में से कहीं सारा तो मेरा फिक्स्ड कॉस्ट हो चुका है। मैंने मकान खरीद लिया या मैंने कोई प्लांट खरीद लिया, मशीनरी खरीद ली, तो रनिंग कॉस्ट मेरे पास थोड़ी-सी थी। लेकिन अगर आप मुझे 20 रुपए, 25 रुपए, 40 रुपए और दे दो, तो मैं उससे अच्छा खासा पैसा कमा सकता हूँ। तो क्या इसमें मेरा फ़ायदा है? अगर 20 रुपए मुझे मिल गए तो? बिल्कुल है। लेकिन आपका क्या फ़ायदा है? अगर मैं आपको वादा कर दूँ कि मैं आपको इस 20 रुपए के बदले जो है, हर महीने 20 पैसे दूँगा, तो आप भी खुश हो जाओगे। मान लेते हैं आपके पास पैसा फालतू पड़ा है और मैंने आपको कहा कि अच्छा बहुत ही बढ़िया, मैं आपको इसके बदले रिटर्न दूंगा, तो आप भी मुझे पैसा दे दोगे। समझ पा रहे हैं? यही तो होता है जब बड़ी कंपनी छोटी कंपनी में पैसा लगाती है। यही तो है जो फंडिंग वगैरह होती है कि बड़ी कंपनी के पास पैसा है, छोटी कंपनी के पास आइडिया है। तो छोटी कंपनी के आइडिया में बड़ी कंपनी पैसा लगाती है और उससे बड़ी कंपनी को उसके बदले इंटरेस्ट मिलता है, और छोटी जो कंपनी है उसे वर्किंग कैपिटल मिल जाती है, जिससे सबके सब एक साथ ग्रो करते हैं। समझ पाए पूरे तरीके? शार्क टैंक वगैरह आपने देखा होगा, तो उसमें आपने ये चीज समझी होगी। अब ये तो हो गई बिजनेस की बात। इसी को मैं आपको समझाता हूँ बैंक के तौर पे। देखिए जो बैंक होता है, कमर्शियल बैंक कोई सा भी इमेजिन करें, एग्जांपल के तौर पे एचडीएफसी लिख देता है। एचडीएफसी बैंक जो है वो लोन देता है लोगों को। मान लेते हैं कि टोटल वो 100 रुपए का लोन देता था, ठीक है। अब क्या एचडीएफसी नहीं चाहेगा कहीं और से जो है मुझे पैसा मिल जाए? जैसे कि मान लेते हैं 100 रुपए का लोन लोन देता है 10% पे ऑन एन एवरेज, पर्सनल हाउसिंग वाउसिंग सब मिला के 10% पे। अब कमर्शियल बैंक कोई सा भी बैंक हो सकता है, कमर्शियल बैंक, कुछ बैंक कमर्शियल नहीं होते जैसे नाबार्ड वगैरह, वो बैंक है बट कमर्शियल बैंक नहीं है। कमर्शियल बैंक इज अ बैंक दैट लेंड्स मनी एंड टेक्स डिपॉजिट्स। जो आमतौर पे आपके घर के पास जितने बैंक है दे ऑल आर कमर्शियल बैंक्स। अब अगर एचडीएफसी को आरबीआई जो है कहे कि ले बेटा 6% पे मुझसे जितना पैसा चाहिए ले जा, तो क्या एचडीएफसी उसे खुशी खुशी ले लेगा? यस। क्यों नहीं लेगा? वो खुशी खुशी लेगा, उसे बिना बात के 4% मिल रहे हैं। यानी 6% पे मिलके अगर आगे 10% पे जाते तो बल्ले बल्ले है, क्या दिक्कत की बात है? बट क्या वो अनलिमिटेड पैसा लेगा? नो। क्योंकि उसे पता है कि अगर अनलिमिटेड बांट दूंगा तो हो सकता है पैसा वापस ही ना आए। यानी अगर मैं बैंक गया और मैंने कहा मुझे पैसा चाहिए, अब उसने दिमाग लगाया कि मुझे 6% पे मिला, उसने मुझे कहा 12% पे दूंगा। मैंने कहा यार तू अपनी टिप रख, 15% पे पैसा दे। मुझे अंदर से पता है कि ब्याज छोड़, तू प्रिंसिपल निकाल के दिखा दियो, मेरी तो टिकट है कल की लंदन की, मैं तो गया फ्लाइट अपनी ही पकड़ के, मैं तो जा रहा हूँ, तू अभी तो पैसा दे, कल की कल देखेंगे। यानी अगर ऐसे रिस्की लोन बैंक देना स्टार्ट कर देगा तो क्या बैंक डूब सकता है? तो बैंक सोच समझ के एक लिमिटेड अमाउंट जो है लोन पे देता है। मान लेते हैं कि जो 6% है, ये कल ही आरबीआई ने कहा कि इसे 5% कर देता हूँ, तो क्या डेफिनेट सी बात है जो 100 रुपए लोन देता था, इसमें डेफिनेटली कुछ इंक्रीज आएगा, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, यानी कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा जरूर आएगा इंक्रीज। सोचो क्यों? और यहाँ पर दूसरा क्यों इंक्रीज आएगा? क्योंकि इसे कम करके क्या करेगा, 9.5 पे कर देगा। क्योंकि ये तो चाहता है ना ज्यादा से ज्यादा लोन जाए, ज्यादा से ज्यादा कमाई हो। तो ग्राहक के भी मजे हैं, आधा परसेंट सस्ता मिल गया। बैंक के भी मजे हैं, बैंक का ज्यादा लोन चला गया, ज्यादा ब्याज आएगा। आरबीआई का कोई खास फायदा नहीं है, क्योंकि आरबीआई फायदा कमाने के लिए नहीं बैठा। आरबीआई इज अ बैंक, बट इट इज नॉट अ कमर्शियल बैंक। आरबीआई सिर्फ देश को रन करने के लिए बैठा हुआ है। समझ गए क्या कहानी है? इससे आपको ये सीखने को मिलता है कि अगर मैं रेपो रेट को इंक्रीज कर देता हूँ तो उससे क्या होगा, लेस लोन्स दिए जाएंगे। मैं उल्टा केस बता रहा हूं आपको। अभी मैंने पिछले केस में रेपो रेट को डिक्रीज करा था, अब मैं इंक्रीज कर देता हूं। जैसे मैंने रेपो रेट को बढ़ा के कर दिया 10%, अब 10% कर दिया। पहले बैंक ने अपना 4% का मुनाफा रखा हुआ था, तो क्या 14% कर देगा वो यहाँ पे? बैंक कहता है जी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो अपने जो यहाँ पर लोग लगा रखे हैं उनकी तनख्वाह देनी है ना। तो क्या 14% पे कोई लोन लेना पसंद करेगा? नहीं करेगा। यानी जब महंगा लोन मिलता है तो लोग लोन लेना पसंद नहीं करते। तो इसका मतलब लेस लोन्स, इसका मतलब क्या होगा, लेस मनी इन दी मार्केट। यस। क्योंकि लोग लोन नहीं लेंगे, जल्दी जल्दी अपनी किस्तें उतारेंगे, कहेंगे यार बहुत ही महंगा लोन है, फटाफट उतारो, बिना बात का ब्याज जाया जा रहा है। पहली चीज आप समझ गए, रेपो रेट इज द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू अ कमर्शियल बैंक। लिखवा दूंगा डेफिनेशन, पहले समझ लो, ठीक है। सब समझाऊंगा, थोड़ा सा मुझे समझ दे। मैं एक काम करूंगा, जैसे पिछले केस में एग्जांपल लिया था वैसे इसका एक पूरा एग्जांपल आपको समझाऊंगा। अब आते हैं जी रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट ये क्या चीज है जी? ये वो है जब एक बैंक आरबीआई को पैसा देता है, यानी आरबीआई बैंक से पैसा लेता है। ऐसा क्यों करेगा आरबीआई? ऐसे दिन आ गए क्या? मतलब नदी अब जो है समुद्र से पहाड़ की तरफ थोड़ी बहेगी? ऐसा क्यों होगा बताओ? ये जो डेफिनेशन हम बोलते हैं डेफिनेशन गलत है। मैं एक डेफिनेशन आपको सुनाता हूँ। डेफिनेशन है रिवर्स रेपो रेट इज द रेट एट विच बैंक लेंड्स मनी टू आरबीआई। दिस डेफिनेशन इज टेक्निकली इनकरेक्ट। सही डेफिनेशन बताता हूँ, एक और डेफिनेशन पहले बताता हूँ। रिवर्स रेपो रेट इज द रेट एट विच आरबीआई टेक्स मनी फ्रॉम अ कमर्शियल बैंक। गलत डेफिनेशन है। अब करेक्ट डेफिनेशन सुनो। रिवर्स रेपो रेट इज द रेट at which बैंक या कमर्शियल बैंक पार्क्स, यानी PARKS, इट्स एक्स्ट्रा फंड्स विद आरबीआई। दोबारा सुनो।
अगर बैंक के पास कुछ पैसा ऐसा पड़ा है जो लोन में जा ही नहीं रहा, तो वो उसे बिना बात अपने पास मेंटेन नहीं करेगा, वो उसे आरबीआई को दे देगा कि ना से बढ़िया कुछ तो कमा के दे रहा है, चलो 2-4-5% कुछ तो आ रहा है, कल अगर कहीं और लोन पे जाना होगा तो दे दूंगा, लेकिन आज के लिए आरबीआई के पास रख देता हूँ। देखो डेफिनेशंस का मतलब जब तक नहीं पता तो क्या कद्दू पढ़ाई करी, आपको अच्छे से पता होना चाहिए सबका मतलब, इसी वजह से ये चीज समझा रहा हूँ। ठीक है, अब कुछ चीजें समझा देता हूँ आरआरआर कैसे काम करता है। मान लेते हैं एचडीएफसी ने आरबीआई के पास पैसा रखा, इसके बाद आपको डेफिनेशंस लिखवाऊंगा, उसके बाद फ्री कर दूंगा। ठीक है, अभी के लिए सिचुएशन ये है कि एचडीएफसी लोन देता है मान लेते हैं 10% पे, और आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट को फिक्स कर रखा है 5% पे। तो आरबीआई एचडीएफसी के पास जो फालतू पैसा पड़ा है वो आरबीआई के पास जाते जा रहा है। अब आरबीआई ने रातों रात अनाउंस करा कि ये 6% हो गया। अब सोचो यहाँ पे जीरो रिस्क है एचडीएफसी के लिए, एचडीएफसी को जीरो रिस्क महसूस होता है, सोच के देखिए कि यार आरबीआई थोड़ी धोखा करेगा, लेकिन यहाँ पर रिस्क है। अब एचडीएफसी इश्क करने तो बैठा नहीं है, रिस्क है तो इश्क है, फिल्म तो चल नहीं रही है, जीवन है ना। तो एचडीएफसी अपने दिमाग का इस्तेमाल करेगा और कुछ पैसा जो उसने मार्केट में फेंका हुआ था, मान लेते 120 रुपए का लोन दिया हुआ था, वो कोशिश करेगा यार इसमें 120 तक मत लेके जाओ, इसे 110 पे ही ले आओ, थोड़ा सा सेफ खेलते हैं, क्योंकि अब वहां पर उसे फायदा दिख रहा है, उधर फ्री का 1% दिखने की वजह से क्या वो कम लोन देना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि अब उसे दिख रहा है कि उधर सेफ्टी है यार, सेफ्टी की तरफ पैसा लगाओ, बिना बात मार्केट में बहुत पैसा मत डालो। यानी इंक्रीज इन रिवर्स रेपो रेट also decreases the loan amount and also decreases the money in the market। समझ पाए बात को। अब मैं आपके लिए डेफिनेशन लिखूंगा, उसके बाद एक पेज बनाऊंगा, उसके बाद आपको टाटा बाय बाय गुड नाइट कह दूंगा। ठीक है जी, सबसे पहले रेपो रेट, द रेट एट विच आरबीआई lends money to a commercial bank। कम लोन देगा मतलब इंडिविजुअल के रेट बढ़ाएगा, जी हाँ। रिवर्स रेपो रेट, द रेट at which the commercial bank parks या gives lends, जो भी लिखना चाहो, its extra funds with RBI। ठीक है जी, फटाफट नोट करें। अब एक बेहतरीन चीज आपको सिखाता हूँ। पार्क का मतलब रख देता है वहां पे, पार्किंग में जैसे गाड़ी आपकी खड़ी होती है तो आप गाड़ी को क्या हिंदी में कहते हैं, मैं गाड़ी रख के आता हूँ, पढ़े लिखे लोग कहते हैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ। मैं अभी एंड में देखूंगा। ठीक है जी, चले आगे। अब ये याद रखना, टू डिक्रीज या फिर कंट्रोल इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को डिक्रीज करने के लिए इनक्रीज सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। यानी इनमें से कोई भी चीज को इनक्रीज करोगे तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करोगे, पहले सोचो उसके बाद हाँ या ना करना। हाँ सोचो, प्रैक्टिकली पीहू सोचो, क्या ये टेक्निकली गलत है? बिकॉज आरबीआई को नहीं, आरबीआई मतलब आरबीआई है यार, वो क्या करेगा छोटे मोटे बैंक से पैसा लेके, मतलब क्या ही करेगा वो पैसे का, है ना। लेकिन बहुत लोग ऐसे ही पढ़ा देते हैं बस ऊपर ऊपर से, बस ठीक है जो है कर देते हैं, ऐसे नहीं चलता, जो है वो है, पता होना चाहिए सब कुछ। और मैं एसएससी कैटेगरी में पढ़ा रहा हूँ, लोग बैंकिंग कैटेगरी में गलत पढ़ा देते हैं, जबकि वो उनका डोमेन है, टेक्निकली वो ये मेरा डोमेन नहीं है, सो टू से। वो अलग बात है कि देखिए मैटर ऑफ चांस है कि मैं बैंक में काम कर चुका हूँ, पढ़ चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ, तो वो एक आपके लिए और मेरे लिए एक अच्छी बात है कि चलो एक बोनस टाइप हो गया, अदरवाइज कोई एसएससी का टीचर इतना डेप्थ में क्यों ही जाएगा। बट पेपर भी पूछता है, देखिए ऐसा नहीं कि मैं हवाबाजी पढ़ा रहा हूँ, पेपर भी पूछता है। चले जी आगे दोस्तों। अच्छा बहुत बढ़िया, तो काफी पुरानी बैंकिंग हो गई होगी अब तक तो। चलो आगे चले जी। पक्का सारी बात आप समझ गए, ये रीजन आपको समझ आया सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट का? क्योंकि कुछ भी बढ़ाओगे तो बैंक जो है लोन देना कम कर देगा, महंगा कर देगा, जिसकी वजह से लोग पैसा नहीं लेंगे, मनी फ्लो मार्केट में कम हो जाएगा। दिस पेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार यहाँ से सवाल पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपका आज का सेशन कंक्लूड करता हूँ मैं। आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों क्लासेस आपकी थोड़ी छोटी हुई हैं और आपकी परसों है क्लास सुबह
10 से 12 बजे, और उसके बाद जो है आपकी 1 से 1:15 से 3:15 बजे। ये पेज मैं आपको दोबारा समझाता हूँ, कल आपकी कोई क्लास नहीं है, आराम से समझो अविनाश। एक फटाफट से इसे मैं समझा देता हूँ दोस्तों। ये है आरबीआई के पास पैसा, ये है एक बैंक के पास पैसा 100 रुपए, जिसमें से ये पोर्शन जो है सीआरआर है और ये पोर्शन एसएलआर है और ये पोर्शन जाना है लोन पे, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर इस सीआरआर को बढ़ा दूंगा तो क्या कम कम लोन दे पाऊंगा? फटाफट हाँ या ना करो भी अविनाश। अगर मैंने सीआरआर बढ़ा दिया तो कम लोन दे पाऊंगा तो महंगा लोन दूंगा। तो पहली चीज समझ आ गई कि सीआरआर बढ़ाने से इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। अगर इसी तरीके में एसएलआर को बढ़ा दूंगा, मान लेते इतना कर दिया, तो भी सेम केस हो गया जी, कम लोन दे पाऊंगा तो महंगा लोन दूंगा। तीसरे नंबर पे अगर मेरे पास पैसा आ ही महंगा रहा है आरबीआई से, जो कि रेपो रेट है, तो भी मैं महंगा लोन दूंगा। और चौथे नंबर पे अगर मेरे पास ज्यादा ब्याज मिल रहा है मुझे आरबीआई से, तो मैं यहाँ पर देना कम कर दूंगा कि पहले यार 4 लोन देता था, अब यहाँ 3 ही दूंगा, क्योंकि मुझे पता है वो एक जो है आरबीआई के पास सेफ पड़ा है। तो ये जो चारों चीजें हैं ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है, ठीक है जी। मई 6 को 3.75 था, आज मैंने चेक कर लिया जी। हाँ, मैं देखिए मतलब अपनी तरफ से या तो मैं नहीं लिखवाता, मैं लिखवाता हूँ तो आई मेक इट वेरी श्योर कि वो डेटा जो है लेटेस्ट, ठीक है। पता नहीं था, चलिए आप सही जगह आ गई, अच्छी बात है। बहुत बढ़िया। चलिए, आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू। आप एक बार शेड्यूल चेक करना शुभराज, क्लासेस आपकी ऑलरेडी एडेड है, प्लीज आप एक बार चेक करना, मुझे अभी एकदम ध्यान नहीं आ रहा। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच। सही बात है, जब तक ये टी शर्ट पहनेगा तब तक भूल जाएगा क्या करना है इसे, यही है जीवन। दिन में आप एक बार तो जरूर सोचते होगे ना सिविल सर्विसेज का। मैक्सिमम एसएससी के बच्चों का ये हाल है, मैक्सिमम। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप सिर्फ सोच रहे हो, है ना। समझदारी ये है कि अभी मत सोचो, अभी एसएससी के बारे में सोचो, पेपर को क्लियर करो, जिस दिन रिजल्ट आ जाए और वहां नाम आ जाए उस दिन एसएससी को भूल जाओ और पूरे तरीके तैयारी में लग जाओ, यूपीएससी या वट जो भी आप देना चाहो। ये अप्रोच होनी चाहिए। जो जाना चाहे जा सकता है, मैं कुछ डाउट्स फटाफट से ले रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, ये क्या है रोल नंबर? एमओसी। अच्छा अच्छा, मॉक, ठीक है ठीक है ठीक है। रीजनिंग 9 से 10, ठीक है। अब आपका डाउट भी देख लेता हूँ मैं। यार डाउट्स तो मुझे 6 दिख रहे थे, यहाँ तो बहुत सारे डाउट है। अरे यार, आप इस समय क्लास में, तो आप एक बार कमेंट करना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और देखता हूँ आपका कोई मैसेज है क्या। नहीं तनु, डायरेक्टली कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही निकलता है वो पैसा, मतलब वहीं डेबिट होता है। देखिए, सबसे पहले एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप इसे ईमानदारी से फॉलो कर लेते हैं तो मेरे हिसाब से जो, जी हाँ, यस ऋषि, बिल्कुल सही आपने कहा। अगर आप इसे अच्छे से फॉलो कर लेते हैं तो मेरे हिसाब से परफेक्ट प्लान है। एक चीज जो आपने लिखी है कि कभी ऐसा और वैसा होता है, यू आर अ ह्यूमन बीइंग, नॉट अ मशीन, यू आर नॉट अ रोबोट। ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता है, पूरी जिंदगी होगा। मतलब ये है, मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ, यू कैन नॉट स्टडी 7 days a week, you cannot study 30 days a month, you cannot study for 15 hours a day, please understand this thing। आप नहीं पढ़ सकते बिकॉज यू आर ह्यूमंस, आप इंसान हैं और एक नॉर्मल इंसान है।
जितना आपने लिखा है अगर आप उसका 70-75% अचीव कर सकते हो तो बी हैप्पी, इतना काफी है सिलेक्शन के लिए, बिकॉज जो आपने लिखा है इट इज वेरी हेक्टिक। मतलब ये वैसा शेड्यूल है जैसा मेरा कभी कभार हो जाता है क्लासेस लेते समय। तो अगर आप इसका 70-80% फॉलो कर रहे हैं तो बी हैप्पी विद इट, जस्ट कीप ऑन डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, बस उसी को आप करते रहो और घबराओ मत। और फ्यूचरिस्टिक होना कोई नुकसानदेह बात नहीं है। देखिए जो इंसान सपने ही नहीं देखेगा, जो सोचेगा ही नहीं, जो उसकी टेंशन नहीं लेगा, वो कैसे आगे बढ़ेगा। मेरे हिसाब से यू आर गोइंग गुड, आप बस चलते रहें। अगर आप दिन के 6-7-8 घंटे भी पढ़ते हैं दैट इज मोर देन एनफ, मेरे हिसाब से वो काफी ठीक है। मतलब जबरदस्ती घंटे बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है मेरे हिसाब से। आप अच्छा जा रहे हो, बस पढ़ते रहो, जितना पढ़ सको उतना पढ़ते रहो। मिनिमम एक ब्रेक, एक डे ब्रेक आपके पास होना ही चाहिए। मतलब ये मेरा मानना है, आप सभी को अपने हफ्ते में एक दिन पूरे तरीके खाली रखना ही चाहिए। पूरा नहीं तो 2 हाफ डेज आप ले सकते हैं। जैसे सैटरडे संडे को आपने क्या करा, हाफ डे ले लिए, चलो सुबह सुबह उठूंगा 12 बजे तक पढ़ूंगा, उसके बाद नहीं पढ़ूंगा। ये बहुत जरूरी है। आपको लगता है कि आप ज्यादा पढ़ने से सिलेक्शन हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। दिमाग को शांत करो, थोड़ा घूमो, कुछ खाओ पियो बाहर जाके घर वालों के साथ, अकेले चले जाओ, कभी जाके 10-20 रुपए के पकौड़े खा लो, कभी जलेबी खा लो, थोड़ा जिंदगी को जियो। ऐसे सिर्फ एक कमरे में बैठ के पढ़ते रहोगे तो दिमाग काम नहीं करेगा। और मैं बिल्कुल सही बात बता रहा हूँ, ये आप ऐसा मत समझना कि मैं हंसी मजाक वाली बात कह रहा हूँ। मतलब ये तो एग्जाम्पल मैंने आपको एक दो दिए। आपको अपने दिमाग को शांत करना पड़ेगा। मेरा जब पेपर था 10th का मैथ्स का, तो उसमें शायद हफ्ते 10 दिन के आसपास की छुट्टी मिली थी और मैं डेली फुटबॉल खेलने गया था। मेरे घर वालों से ज्यादा मेरे मोहल्ले वालों को चिंता थी कि ये बालक क्या करेगा। सच बता रहा हूँ मैं। मतलब उन्हें बहुत ही चिंता थी, क्योंकि मैं जाता था दोपहर में, शाम को खेल के आता था। और विश्वास मानिए मेरा पेपर अच्छा खासा गया था और नंबर भी ठीक ठाक आ गए थे। तो उससे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जबरदस्ती नहीं कि सुबह से लेकर रात तक आप पढ़ रहे हैं, कोई फायदा नहीं। आप रिलैक्स करें, एक रूटीन में आए, अपना प्रॉपर रूटीन में, ठीक है जी। फेवरेट प्लेयर कोई नहीं है सच में। मैं टीवी वगैरह नहीं देखता। मेरे लिए फुटबॉल का मतलब ये है कि मैं हूँ, फुटबॉल है, 2-4-5 लोग और हैं, हम खेलेंगे और वापसी आ जाएंगे। मतलब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता लियोनार्डो बैठ रहा है, मेसी, मतलब सच में। मेरे लिए स्पोर्ट इज मोर अबाउट फिटनेस देन बीइंग अ फैन। मतलब सच बता रहा हूँ, दिस इज माय आइडिया, आई मे बी रॉन्ग फॉर यू, बट दिस इज माय आइडिया ऑफ लाइफ। मतलब क्रिकेट जो है, क्रिकेट मेरे लिए बस गए खेले आ गए, दैट इज इट। मुझे कोहली वर्सेस धोनी में पढ़ना ही नहीं है। मतलब क्या ही करूंगा मैं पढ़ के, है ना। दोनों अपना अपना छाप रहे हैं, आप अपना छापो, समझदारी इसमें है। जिस दिन ये समझ जाओगे उस दिन अपने आप आईपीएल देखना बंद कर दो। मतलब क्या ही होगा आईपीएल देख के। तो कोई कहता है अरे रियल सैडनेस तो ये है कोहली 0 पे आउट हो गया। सीरियसली, रियल सैडनेस आपको पता लगेगी 5 साल के बाद, जब उम्र निकल जाएगी। ऐसा ना हो किसी के साथ, बट ऐसा होता है लोगों के साथ। प्राइम एज में आप अपना अगर टीवी देख के टाइम खराब कर रहे हैं, बेवकूफी है। क्यों नहीं, बिल्कुल। देखिए सपने बदलते रहते हैं। अगर एक सपना पूरा नहीं हुआ तो दूसरा देखें। बचपन में मेरे घर वालों को लगता था मैं डॉक्टर बनूंगा, मुझे नहीं बनना था। बड़े होके मुझे समझ आया वो मेरा बचपन में सपना था। एक बार मैंने अपनी बुआ जी को दवाई की शीशी से क्या दवाई दे दी, सब कह रहे डॉक्टर ही बनेगा। बड़े होके लगा सपना बदल गया, है ना। सपने बदलते रहते हैं, इट इज लाइक नॉट एन इशू, ठीक है। एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा, वर्दी वाली पोस्ट आपको 100% मिल सकती है। सबसे बढ़िया जो जॉब रहती है वो जीएसटी इंस्पेक्टर की रहती है। वर्दी उसमें डेली नहीं पहननी, बट विश्वास मानिए 3 स्टार जब कंधे पे होते हैं तो अलग ही फीलिंग होती है ना। तो वर्दी वाली अगर आपको जॉब चाहिए, 3 स्टार पोस्ट है जीएसटी इंस्पेक्टर। इनकम टैक्स में तो वर्दी नहीं है, जीएसटी इंस्पेक्टर में है। जब आप मान लेते हैं एयरपोर्ट पे ड्यूटी लगेगी तो आपको डेली पहननी होगी वो, बट इन जनरल ऑफिस में नहीं पहननी होती। तो आप इस तरफ जाना है। व्हेन इन डाउट आयुष्मान ऑलवेज फिल द फॉर्म। मतलब ये एक मेरी लाइन सी बन गई है, क्योंकि मैं कई सालों से बोल रहा हूँ। फॉर्म भरने में क्या ही जाता है, सोच के देख। मतलब क्या ही जाएगा, 1 घंटा और 100-200 रुपए, इसके अलावा कुछ भी नहीं गया। मतलब लिटरली नथिंग। तो जो जैसे अभी दिल्ली पुलिस वाली वैकेंसी निकली है, अरे भर दो यार, क्या जाता है। तो उस पेपर से हफ्ते पहले सोच लेना, पेपर से हफ्ते पहले सोच लेना, जाऊं ना जाऊं, फॉर्म तो भर ही दिया करो हमेशा। मतलब ऑलवेज फिल द फॉर्म, क्या फर्क पड़ता है। फॉर्म भर दो, तब की तब देखेंगे। सही बात। एक ऐसे ही और चुटकुला था। एक बहुत बड़ा जो है पुजारी होता है, पुजारी ऐसे हम आप जैसे ही, जो थोड़ा सा सिंपल पुजारी होता है, एक्चुअल पुजारी की बात नहीं कर रहा हूँ। तो वो भगवान की पूजा पाठ करते हैं, तो भगवान उन्हें दर्शन देते हैं। तो वो कहता है कि भगवान आपके लिए तो जो 100 करोड़ है वो 1 रुपए के बराबर है, 100 साल आपके लिए 1 मिनट के बराबर है। तो आप मुझे दे दो 1 रुपया। भाई 1 रुपया दे दो, कहता है 1 मिनट रुक जा, यानी 100 साल रुक जा। तो मतलब ऐसा सही कुछ चुटकुला है कि भगवान है वो, तो उनसे हम जो है शैतानी नहीं कर सकते। आगे चलते हैं जी, क्या डाउट आए हैं। डाउट्स आजकल तो अपनी तरफ से तो वैसे ले रहा हूँ, बट फिर भी बच जाते हैं। कोशिश करेंगे कि एक आध सेशन थोड़ा पहले खत्म कर देंगे कि किसका डाउट है।
रेशियो का है इन ट्रायंगल ABC DE इज पैरेलल टू AB, वे D है AC पे और E है BC पे, ठीक है जी। F है CD पे, सच दैट EF इज पैरेलल टू BD। तो सिंपल है सवाल। और अगर AD पता है 15 और CD पता है 10, दो बार आपकी मिड पॉइंट थ्योरम या सॉरी जो भी इस थ्योरम का नाम होता है, रेशियो वाली जो थ्योरम है वो इसमें लगेगी। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। इसका आंसर होगा 10 का 2/3 4, 4 ये रहा, समझाता हूँ। सिमिलैरिटी भी लगा सकते हैं, कैसे काम करेगी मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहले आप क्लास में हैं तो एक बार कमेंट करें और उसके बाद स्क्रीन पे पूरे तरीके फोकस करें। अगर मैं इस वाले ट्रायंगल की बात आपसे करता हूँ, ध्यान से देखो, तो इसके अंदर क्या आप ये देख पा रहे हैं कि ये जो लाइन है DE, क्योंकि AB के पैरेलल है, तो ये AD रेशियो DC जो होगा वही BE रेशियो EC होगा सिमिलैरिटी से। यानी अगर ये x और y है तो ये भी x और y का रेशियो बनाएगा। तो क्या मैं सीधा सीधा कह सकता हूँ कि ये जो 15:10 है ये 3:2 में टूटेगा, तो ये भी 3:2 होगा। यानी BE अपॉन EC जो भी होगा वो 3:2 होगा। हमें वैल्यू नहीं पता, यहाँ तक आप समझ गए। अब इसे आप 3:2 आपने मान लिया, ठीक है जी, बल्ले बल्ले। अब जरा इस वाले के अंदर आ जाओ। क्या इस वाले के अंदर भी ये सेम थ्योरम लग जाएगी? बिकॉज ये इसके पैरेलल है, तो जो ये वाला रेशियो होगा वो इसका रेशियो होगा। क्योंकि ये 3:2 है तो क्या ये भी 3:2 होगा? अगर ये 3:2 है और टोटल 10 है तो क्या 5 का मतलब 10, तो 1 का मतलब 2, तो इसका मतलब क्या ये वाला हिस्सा आपका 6 हो गया और ये वाला हिस्सा 2 हो गया, बस सॉरी 4 हो गया, क्योंकि 3:2 में टूटेगा। तो आपसे जो पूछा गया वो CF पूछा गया, F ये वाला पॉइंट होगा, तो आपका आंसर 4 आ गया। ठीक है, आपको समझ आ गया? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक डाउट है, फोटो लेट खुल रही है, खुल गई है जी। इसके लिए एक सेशन आपको रुकना होगा, बिकॉज अभी मैंने आपको MSF नहीं पढ़ा है, आपको समझ आ जाएगा। रेपो रेट इसका आंसर नहीं है, ये मैं आपको समझा दूंगा। एक सेशन और रुके, दैट इज जो अगला इकोनॉमिक्स का सेशन होगा, उसके एंड में आप इसे मुझे भेजें, बिकॉज अगला टॉपिक यही है। ठीक है, सही कह रहे हो। इस क्वेश्चन में वैसे तो लूप होल है, मतलब और भी ऑप्शन हो सकते हैं सही। जाने दो इसे, ऐसे कभी कभी बार सवाल की फ्रेमिंग ऐसी बन जाती है इसमें मल्टीपल सही हो सकते हैं। आप इसे जाने दें, आप सही कह रहे हैं इसमें, क्योंकि सीनियर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी आ सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज ही हैज द राइट। ठीक है, तो आप इसे जाने दें, सही करा आपने, इसे भेज दिया। आगे चलते हैं। चलिए, बाकी सभी के डाउट्स में आने वाली क्लास में लेता हूँ। आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, टेक केयर, गुड बाय। मिलते हैं आप सभी से परसों सुबह 10 बजे। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।